नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुजफ्फरपुर मैगज़ीन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं चंचल चौधरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। नवरात्रि में हम देवी माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने मुजफ्फरपुर की नौ मात्र शक्ति के बारे में जानने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आज हमारे साथ है रेणु पासवान मैम जी, जो कि एक सोशल वर्कर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू चंचल। तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। तो थैंक यू फॉर कमिंग चंचल। और मेरा नाम रेणु पासवान है, मैं मुजफ्फरपुर की ही रहने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 20 साल पहले मैं यहाँ से निकल गई थी बाहर, ये सोच के कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूँगी, क्योंकि उस समय जो बिहार में जैसा होता है शादी ब्याह का सिलसिला चला हुआ था। मेरे लिए भी लड़के ढूंढे जा रहे थे, लेकिन मेरा था कि मैं पहले कुछ अपने लाइफ में बन जाऊं, फिर शादी पे मैं फोकस करूंगी। और इसी दौरान पढ़ाई कंप्लीट हुई। 10 इयर्स तक मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे काम भी किया। सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि बिहार मेरा छूटा जा रहा है, क्योंकि मैंने तो बचपन से ये सपना देखा था कि पढ़ लिख के बिहार के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, जो लोग ज़्यादा नहीं कुछ कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए कुछ करूँगी। तो 2018 में मैंने सोशल वर्क चालू किया। पहले स्टार्टिंग मैंने बुक लिख के की, और 3-4 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। उसी वजह से मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुकाम हासिल हुआ। लोगों ने वहाँ पे बुलाया, अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम, वुमेन इकोनॉमिक फ़ोरम, यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे फ़ोरम पे मैं गई हूँ और अपनी लाइफ स्ट्रगल्स को वहाँ पे रिफ़्लेक्ट किया है। और बिहार का नाम मैंने हमेशा चाहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ, जैसा भी है। बट बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे बिहार को, जो मैं हमेशा बाहर दर्शाती रहती हूँ। और मेरे इस काम से मेरे समाज के लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो अभी ये ज़रिया बना है कि ये एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अच्छी तरीके से निभाऊँ और लोगों को मोटिवेट करती रहूँ। एक अवेयरनेस उनमें जगाने की कोशिश में लगी रहती हूँ कि एजुकेशन के माध्यम से उनको ऐसे प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, और जो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है उनके ज़रिए उनको जागरूक कराया जाए, ताकि जो हमारे जैसे, मेरी जैसे जो और भी लड़कियां हैं, माँ बहनें हैं, वो अपने राइट्स को जान सके। क्योंकि मैं एक जेंडर एडवोकेट की तरह भी काम करती हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैं ज़्यादा फोकस रहती हूँ, मेनली जेंडर इक्वालिटी जो हमारा गोल नंबर 5 है। तो इसी विषय में मेरा कार्यक्रम और ऑनलाइन ऑफलाइन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं करती रहती हूँ और पार्टिसिपेट भी करती हूँ मैं। तो यही मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन है कि अभी मेरी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो मैं खुद एक मोटिवेटेड रहती हूँ कि इस काम को आगे लेके जाना है, पूरे जीवन भर इस चीज़ को लिए मैं अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। तो हम थोड़ा आपके प्रारंभिक जीवन में आते हैं। थोड़ा बताइए कि यहाँ से और वहाँ तक का, इंटरनेशनल स्पीकर तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे आप वहाँ तक पहुँची? ओके, एक्चुअली मेरे घर में, अभी मैं तुम्हें मिलवाऊंगी, मेरे 2 भाई थे, अभी एक भाई नहीं रहा, और दोनों स्पेशल चाइल्ड थे। एक मेरा भाई है जो अभी भी स्पेशल चाइल्ड ही है। हमने काफ़ी इलाज कराया, बट ठीक है, नहीं हो पाया। तो और मम्मी भी नहीं रही अभी, तो मैं, पापा और मेरा भाई। तो ये सिलसिला मैंने बचपन से देखा है अपनी ज़िंदगी में। और क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े हो गए, 35 इयर्स के हैं, तो आप समझ सकते हो कि कोई स्पेशल चाइल्ड घर में हो तो कैसा माहौल रहेगा। बट फिर भी, और जिस समुदाय से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे बिहार में तो एटलीस्ट आपको पता है कि गांव में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी, अर्ली एज 12-13 साल के होते हुए ही कर दी जाती है। लेकिन जब मैं छोटी थी, 12-13 साल की थी, उस समय मुझे इंदिरा गांधी के जो व्यक्तित्व है ना, उनको मैं बहुत प्रभावित होती थी, या सरोजिनी नायडू हो या मदर टेरेसा हो। ये 3 मुझे बहुत फीमेल जो लीडरशिप थे, जो मैं सुनती थी या स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ स्ट्रगल के बाद हासिल किया है। तो शायद एक सामान्य लड़की मेरी तरह मैं भी अगर इस चीज़ को फेस करूँ, गिव अप ना करूँ, तो मैं शायद कर पाऊँगी। तो सोचो, वो शुरुआत मेरी
12-13 साल की उम्र में वो सोच एक पकड़ी थी मैंने और उसी सोच को आगे बढ़ाया। जब बात शादी की आई तो मैंने वहाँ पे मना किया और ठीक है, लोग थोड़े नाराज़ हुए, घर वाले नाराज़ हुए, बट अभी वो खुश हैं मेरी उस डिसीज़न से, क्योंकि वो एक फर्म डिसीज़न था मेरा। शायद मैंने अगर उस समय अपनी ज़िंदगी में वो मोड़ ला लिया होता तो अभी मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर रही होती। तो वो आप जब नवरात्रा पे ये बना रहे हो ना, तो मैं तो खुद यही बोलना चाहूँगी कि वो माँ का रूप हर एक लड़की में होता है, बस वो पहचान आप जाओ, आप अपने अंदर जो शक्ति है ना, उस शक्ति को आप पहचान लो। कहीं ना कहीं ये मैं अकेले रह के ये शक्ति को मैंने जाना है कि हर एक मुकाम, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं मेरी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं जब मेरे में वो विल पावर आता है ना कि मैं फ़ेस कर लूँगी, और वो सच में मैं फ़ेस कर लेती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं। अभी तक ज़िंदगी का सफ़र मैंने अकेले चालू किया है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गई हूँ मैं अकेले ही गई हूँ। तो वो शक्ति है, माँ में का जो शक्ति है ना, वो सच में है। और मैं तो सभी महिलाओं से, जो मेरी भाई बहन बंधु जितने भी है, सबसे मैं यही बोलूँगी कि अपने अंदर जो एक पॉजिटिविटी, जो एक शक्ति है ना, उसको बस पहचान लो। मतलब तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। मैंने भी यही किया। लोग मतलब पापा या घर वाले चाहते थे कि ठीक है मैं भी बस जाऊँ, फैमिली कर लूँ, क्योंकि ये सबका एक सपना होता है। लेकिन मैं अकेले अपने आप को इतना शक्तिशाली मानती हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले ही इस रास्ते पे हूँ। बिहार के लिए कुछ अच्छा करूँगी। अभी मेरी शुरुआत है और करूँगी। तो शुरुआत कैसी हुई, मैं 2001 या 2 के समय मैं यहाँ से बिहार से बाहर निकली थी पढ़ाई के लिए। ग्रेजुएशन से लेकर के जो मेरा MBA है वो सब करके कॉर्पोरेट में, इन्फोसिस में मैंने 10 इयर्स एज अ पीपल मैनेजमेंट में काम किया है। उसके बाद 2018 में ऑल ऑफ सडन ये ध्यान था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल ज़िंदगी ही जी रही हूँ जो 9 to 6 जॉब में होता है। और उस समय मेरे बड़े भाई की डेथ हुई थी। तो वो जो टर्निंग पॉइंट था ना, उस समय जो एक ग्रीफ में जब मैं जा रही थी, उस समय मैंने लिखना चालू किया। और मेरी पहली बुक थी लिव टू इंस्पायर। मात्र 3 दिन मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मैंने ठान लिया था कि अब मैं कमरे से बाहर निकलूँगी जब मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और वो वही हुआ। 3 से 4 दिन के अंदर मेरी ये पूरी बुक मैंने लिख डाली और 1 महीने के अंदर वो बुक मेरी पब्लिश हुई। और वो टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने संघर्ष, जो मेरे भाई बहन, जो अपने घर का जो माहौल है, जैसे समुदाय या मेरे घर में जो भाई का जो कंडीशन था, वो सब चीज़ों को मैंने उसमें लिखा। और जब लोगों ने पढ़ा, मैं पुणे में थी उस समय, और वहाँ पे जब लोगों ने पढ़ा, लीडर्स ने पढ़ा, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। मैं जो स्टॉक्स या टेडेक्स पे भी गई हूँ, वहाँ पे जब लीडर्स फॉरेन से भी जब आते थे, उनको जब मैंने अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आप अपनी स्टोरी को हाइड मत कीजिए, इसको दुनिया तक लाइए। और उन लोगों के इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि ठीक है, मैं लिखती हूँ अपने बारे में। और जब लिखा तो लंदन से एक वुमेन इकोनॉमिक फोरम में मुझे कॉल आया था कि आप आइए, वहाँ पे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। फिर वहाँ पे सिंधु ताई सपकाल थी, जो मदर ऑफ़ ऑर्फन हैं, थी, अभी तो नहीं रही, उनको भी पद्मश्री मिला है। मैंने उनके साथ भी काम किया है, उनके जो संस्था हैं वहाँ पे। तो मैं ऐसे NGO से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ और अपना भी सोशल वर्क द वॉइस फॉर नो वॉइस के ज़रिए लोगों की आवाज़ को मैं उठाती रहती हूँ। उनके तरफ से एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम मैं करती रहती हूँ। तो शुरुआत ऐसी हुई। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म 2019 में मुझे मंच मिला। फिर तो लगातार मिल ही रहे हैं। UN में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। अभी 22 में या 23 में अगेन एक जर्मनी या फिर पेरिस में कॉन्फ्रेंसेस हैं। अभी दिल्ली में हमारा G100 का फोरम है, जहाँ पे हम लोग सभी पूरे इंटरनेशनल लेवल से, वर्ल्ड से ऑलमोस्ट 2000 विमेन आ रहे हैं। वहाँ पे हम लोग संबोधित करेंगे फिर से। ब्रिज द गैप ही हमारा थीम है, जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे। और G100 की मैं यहाँ की स्टेट चेयरपर्सन हूँ, तो मैं कनेक्ट करने का काम करती हूँ वुमेन को। आपने बताया G100 में आप शामिल हैं, तो वहाँ शामिल होने का कारण क्या था? कैसे आपको उसमें शामिल किया गया?
क्योंकि जब वो लोग भी देखते हैं तो बिहार से ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था और मैं इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव हूँ। ये चीज़ मेरे में बचपन से है कि मैं कॉलेज लेवल से ही राइट अप्स वगैरह या जो कॉलेज में जितने भी एक्टिविटीज़ होती थी मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। एक चीज़ और ये मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट काइंड लड़की थी, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैं नहीं डरती थी। मुझे लगता था कि लोगों को जो सोचना है सोचो, मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और शायद उसकी वजह से अभी मैं एक्सट्रोवर्ट लेवल पे पहुँच गई हूँ। मतलब पहले मैं बोल भी नहीं पाती थी, एक सेंटेंस भी नहीं होता था, स्टेज पे तो जाना दूर की बात है, बट प्रैक्टिस की वजह से इतना हुआ। और जब मैं WEF पे गई थी लंदन में, तो फिर वहाँ पे ही ये प्रपोजल्स था कि बिहार के लिए भी हम कुछ करेंगे, और क्योंकि यहाँ से मैं अकेली हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया और अब मैं और लोग वुमेन को जोड़ने का काम कर रही हूँ इस संस्था के साथ, ताकि हम लोग ग्लोबल लेवल पे बिहार में भी फोरम्स निर्माण करके यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंसेस कराएं और एक आइडिया शेयरिंग होती है वहाँ पे। लाइक जब आप एक दूसरे को सुनते हो, पैनल डिस्कशंस होते हैं, सम फेलिसिटेशंस हम कराएंगे, तो मतलब एक हैंड होल्डिंग हो जाता है वुमेन के लिए। जो नहीं भी कुछ कर रही है ना, उनको भी एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं, एक पूरा नेटवर्क प्लेटफॉर्म फुल जो मिलता है। तो इस तरीके से ये शुरुआत हुई थी और अभी हम लोग वापस से कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करने वाले हैं। तो बिहार में आप जेंडर इक्वलिटी को कैसे देखती हैं? एक्चुअली ये 20 साल के बाद भी डिफरेंसेस काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं, नो डाउट, क्योंकि अगर वो चेंज मैं अपने घर में ही देख रही हूँ तो, क्योंकि चेंज हमेशा घर से ही शुरुआत होती है ना चेंज की। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी तरह लड़कियाँ ये ठान लें, अपने पेरेंट्स को मना लें इस बारे में, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, एकदम फेमिनिस्ट नहीं हो रहे हैं कि शादी नहीं करनी है या फिर अकेले ज़िंदगी बिता, नहीं, ये मेरा बिल्कुल थॉट नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों को अपना एक टाइम दिया जाए। मतलब 18 साल की उम्र तक तो हमें सोच भी नहीं डेवलप होती है, 30 साल ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में गुजर जाता है, जब होश संभालने की बारी आती है तब तक शादी हो जाती है, तो फिर उसके बाद अगर वो लड़की कुछ करना चाहे वो नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा ठीक है, 30-35 इंसान को, वो लड़कियों को भी टाइम मिलता है सोचने का कि हाँ मैं शायद ये कुछ कर सकती हूँ अच्छा। और अगर मैंने ये चीज़ अपने पेरेंट्स के लिए इन्फ्लुएंस कर लिया है तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, खुद डेविएट नहीं होना, आपका डिसीज़न इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वो उसके साथ जाना पड़ेगा, वो जो भी डिसीज़न होगा। अगर आप फर्म रहेंगे, सबको समझा पाएंगे, तो कोई फिर कुछ आपको बोल ही नहीं सकता। मैंने तो यही किया है मेरे लिए और यही सबके लिए काम करेगा। तो अभी यहाँ पे देख रही हूँ मैं, बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे अभी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए। तो उनके साथ भी जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये फीलिंग आती है कि बहुत हद तक चेंज हुई है, लेकिन ये अर्बन सिटीज़ में है। रूरल में अभी भी थोड़ा ना थोड़ा मैं देख रही हूँ। अब खुद के मेरे गांव में ही 13-14 साल की उम्र में लड़कियों की अभी भी शादी हो रही है। मतलब एक प्राइमरी एजुकेशन ही से पूरा वंचित। और आप समझ रहे हो, अगर किसी को एजुकेशन ना देने का मतलब क्या होता है, मतलब वो इंसान, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एक एनिमल का कंपैरिजन ही आप कर लो उनके साथ। ज्ञान ही सब कुछ है, अगर वही नहीं दिया जाए तो फिर वो ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होगी, है ना। तो इस बारे में यही मैं कहना चाहूँगी। तो सबसे अहम सवाल मेरा ये होगा, अभी हाल में ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, दैट MMS वाला, खैर उसकी तो कंट्रोवर्सी काफ़ी सारी हुई है। बाद में ये भी पता चला कि वो लड़की खुद एक विक्टिम है। आई थिंक वो लड़की की गलती मैं मानूंगी कि बस उसने शायद वो हिम्मत नहीं की कि जिस पॉइंट पे वो गलती चालू हुई थी, मान लो किसी लड़के ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अगर वो वहीं पे फॉर्म हो जाती, ना डरती और कंप्लेन करती किसी को भी, वेदर इट इन कॉलेज वार्डन को या पुलिस को, और हाँ, मतलब उसने क्या किया, ये तो बढ़ गया, ये पूरा सिलसिला लंबा चौड़ा हो गया, बात मीडिया में पूरे लेवल पे आ गई। मतलब
मैं खुद ये बोलती हूँ कि आजकल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको ब्लैकमेल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई आपका फ़ोटो मॉर्फ कर सकता है, कोई मान लो गलती से कहीं भी आप जा रहे हो मॉल में चेंजिंग रूम में या कुछ कर रहे हो, आज ये सब से डरना नहीं है। इट्स लाइक वेरी कॉमन। अब ठीक है, आपके प्राइवेट मोमेंट्स है, किसी ने उसको ही उछाल दिया, उससे डरना क्या है। सबके लाइफ में प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, जो मेरे में होंगे वही आपके में होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, अगर हम बच्चे डर जाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बाद में ब्लैकमेल होने के बाद और सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, तो बेटर कि उससे डरो नहीं। अगर कोई तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करने वाला है। बेटर जाके कंप्लेन करो, ताकि वो चीज़ वहाँ से सिचुएशन वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो आपका विज़न क्या है, और साथ में बिहार को लेकर आपका विज़न क्या है, इसको थोड़ा बताइए। बिहार को लेके तो मेरा बहुत ही ज़्यादा विज़न है, क्योंकि मैंने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट ही किया हुआ है। क्योंकि अगर मैं भी चाहती तो जहाँ मैं रह रही थी पुणे में, भी मैं जॉब में रह के वहीं पे अच्छा लाविश लाइफ जी सकती थी, लेकिन ये सोच के कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना है, मैं यहाँ पे हूँ और अभी यहाँ के लोगों से घुल मिल रही हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। समहाउ थोड़ा अपने आप को पॉलिटिकली भी डेवलप कर रही हूँ, ताकि मैं समझ सकूँ कि यहाँ पे किस तरीके का मुकाम की ज़रूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे आइडियाज़ में और क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। जितने भी घटनाएं हो रहे हैं मेरे आसपास, हर चीज़ों को देख रही हूँ। जो इमर्जिंग लीडर्स हैं, जिनसे मुझे लगता है कि मेरे थॉट प्रोसेसेस मैच हो रहे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी पे मैं भी चल सकती हूँ, मैं उनसे भी मिल रही हूँ, चीज़ों को समझ रही हूँ। और ठीक है, मेरे लिए ये अभी बहुत नया सफ़र है। मैं खुद लर्न कर रही हूँ, सीख के ही आगे बढ़ूँगी। जल्दबाजी मुझे बिल्कुल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म विज़न है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक का विज़न है, ये मैं खुद अभी चैनल पे बोल रही हूँ। मैं डगमगाने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने दूसरे स्टेट्स में जाके रह के देखा है कि वहाँ पे क्या परिवर्तन है और हमारे बिहार में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए जितने भी पढ़े लिखे जो बाहर में रह रहे थे ना, ऐसे लोग जब आके यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में किस चीज़ की कमी है। जो ऑलरेडी हैं वो इतना नहीं कर पाएंगे जितना जो बाहर से देख के आए हैं, समझ के आए हैं। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, उनको पता है कि एजुकेशन के किस क्षेत्र में हम चेंजेस करें ताकि यहाँ के बच्चे भी उस लेवल पे डेवलप हो सकें। और जो पॉजिटिविटी तो 100% है। यहाँ के लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो सोचिए, उनको सिर्फ ग्रूम करने की ज़रूरत है, सिर्फ पॉलिश एक बोल सकती हूँ कि उनकी ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर सब लोग मिल जाएँ तो हम तो नंबर 1 पे चले जाएंगे। बिहार एक नंबर 1 वाला स्टेट इंडिया का हो जाएगा। तो यही है कि लॉन्ग टर्म विज़न है और चेंजेस ज़रूर आएंगे, अभी भी आ रहे हैं। और इतने सारे लोग, मेरे अकेले से तो नहीं होगा, बहुत लोग की कोशिश इसमें बरकरार है। तो हम सब लोग लॉन्ग टर्म, समझो 10 ईयर्स डाउन द लाइन एक चेंज ज़रूर दिखेगा बिहार में। तो एक पर्सनल सवाल होगा आपके लाइफ से रिलेटेड, आप शादी करेंगी या नहीं करेंगी, या करेंगी तो कब करेंगी? अब ज़रूर करूँगी। एक्चुअली शादी के लिए चाहे तो मेरी शादी कल भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके का मैं अपने लिए एक लड़का देखती हूँ कि मेरा पार्टनर कैसा हो, मे बी शायद जिस दिन वो मिल जाए मैं ज़रूर कर लूँगी शादी। क्योंकि शादी मुझे लगता है कि सिर्फ एक फैमिली इस्टेब्लिश करना नहीं है, 2 घरों का मेल है। मेरे घर में अपनी एक जो भी है भाई को लेके, कहीं ना कहीं जब वो फैमिली, मेरे भाई मेरे पूरे फैमिली को एक्सेप्ट करे, नॉट ओनली मी। मैं चाहूँ तो किसी से भी शादी करके अच्छे से खुशहाल रह सकती हूँ, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की, जब तक वो इंसान नहीं उस चीज़ को समझेगा, मैं तो नहीं जा पाऊँगी ना, क्योंकि मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगी। और मेरे में मैं खुद जानती हूँ कि मैं किसी और की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से ले सकती हूँ, क्योंकि इतना तो मैं इस प्रोसेस में गुजर चुकी हूँ। और समझना एक दूसरे को, और प्लस जो मेरा मिशन है, विज़न है बिहार को लेके, जो मैं अपने आप को 10 साल 20 साल के बाद अपने आप को जहाँ मैं देखती हूँ, तो वो उस चीज़ को भी समझना
शादी का ये एक बहुत बड़ा ये है कि मैं उसको समझूँ, वो मुझे समझे। तो मे बी जिस दिन ऐसा मुझे लगेगा कि कोई मिला ज़रूर कर लूँगी, नहीं तो तब तक तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो खुद को आगे नहीं बढ़ा पाती है या आगे नहीं निकल पाती हैं? नवरात्रा का शुभ अवसर है और इस पे तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर जो दुर्गा छुपी है, जितने भी माता छुपी है ना, उनको बस पहचान लो। अकेले में रह के कभी सोचो अपने बारे में, अच्छे पॉइंट्स के बारे में। कभी जो भी स्थिति रही है, जिस सिचुएशन में तुम रहे होगे, उस समय ना एक आंसर मिलता है कि तुम क्या हो। खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को जैसे मैं मेडिटेशन में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ध्यान मंत्र रहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ। ये सब चीज़ों से जब हम घिरे रहते हैं ना, अपने अंदर की शक्ति खुद आने लगती है बाहर। तो अपने आप को पहचानो, किसी से डरो नहीं। कौन तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ये घर वाले प्रेशर कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो, क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ना है, उनको नहीं। it's always you. Sometimes you have to be very selfish also, like being a woman, there are n number of things to handle. तो खुद के लिए टाइम कब है? खुद के लिए एटलीस्ट 2-3 घंटे तो चाहिए। और ज़िंदगी में अपने लिए एक मुकाम हासिल करना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक लड़की स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना, और उसके बाद जब वो घर संभालेगी, तो सोचो कितनी सारी ज़िंदगियाँ स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हाउस होल्ड ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही है, नवरात्रा है और अच्छे से सेलिब्रेट करिए। नव दुर्गा आई हैं आप सबके घर, अपने में भी उस चीज़ को महसूस कीजिए और एंजॉय दिस मोमेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज के हमारे नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।